Today, we are going to discuss the topic sport and domestic sales. We will firstly try to understand the terms कि export क्या है और domestic sales क्या है. Then we will further move upon कि उससे regarding tax management, tax planning इंडिया में कैसे की जा सकती है in order to derive the maximum benefit of the export. So basically जो समरी है इस स्लाइड की वो कुछ ऐसे है. सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करूंगी टर्म एक्सपोर्ट को, हिस्ट्री बताएंगे हम, उसमें उसकी प्रोसेस क्या है, वी विल डिस्क्राइब इट एंड द एक्टर्स व्हिच आर परफॉर्मिंग देयर रोल इन दैट, व्हाई वी एक्सपोर्ट, देन वी विल डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग, देन वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सपोर्टिंग. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बैरियर्स, देन वी विल डिस्कस द मेकिंग डिसीजन, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे एंड एट लास्ट वी विल डिसाइड अबाउट द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज. व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट क्या है? So goods produced in one country are shipped to other markets. Other markets का मतलब है अपनी domestic markets के अलावा हम किसी और country में जब अपनी goods को sell out कर रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज में जाकर हम उसको सेल कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा एक्सपोर्ट. जब गुड्स बने किसी और कंट्री में है लेकिन हम उसको सेल या यूज उसको किसी और नेशन में किया जा रहा है. To ship the goods and services out of the port of the country. When we ship the goods, आप अपने goods को अपनी country के port से बाहर निकालकर, बाहर भेजकर दूसरी countries में use करवा रहे हैं, that is called export. Foreign demand for goods produced by home country. Foreign demand for goods produced by home country. हमारी country के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं गुड्स, उसकी डिमांड फॉरेन में कितनी है. फॉरेन डिमांड उसको स्टडी करने के लिए जो यूज किया जाता है टर्म वो होता है एक्सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल हम भारत यानी मुरादाबाद is a hub from where brass is exported to other countries. तो ये एक्सपोर्ट हब है. मुरादाबाद इज इटसेल्फ एन एक्सपोर्ट हब जो कि एक्सपोर्ट करता है किसको? ब्रास और ब्रास आइटम्स को. एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट जो करता है, द पर्सन हु एक्सपोर्ट इज कॉल्ड द एक्सपोर्टर एंड द पर्सन हु इंपोर्ट्स इज कॉल्ड द इंपोर्टर. सो बेसिकली अगर आप कंपेयर करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, तो है क्या? एक्सपोर्ट मींस the demand of domestic goods is raised from the foreign countries, and the domestic manufacturer is selling the good to the port, shipping the good to the external countries, some other countries. तो वो कहलाता है export. On the other hand, import is the demand of the goods of the foreign countries in India. Then they sell the importers of the other countries manufacturers sell their goods to the India, तो वो कहलाते हैं हमारे import. For many industries of all sizes, small, medium और big, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का साइज हो, हमेशा उसमें दो टाइप के लोग इन्वॉल्व रहते हैं. एक तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, दूसरा हमारे फॉरेन कंज्यूमर्स है. So the most common way of serving international market. So it is the most common way कि आप इंटरनेशनल मार्केट को इसमें सर्व कर पा रहे हैं. We will discuss about the history. तो कब से आया ये कंसेप्ट? The oldest branches of economic thought, ये बहुत पहले समय से चला आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एशियन ट्रेडर्स भी आते थे पहले से. वेस्टो डी गामा भी आए थे अपने यहाँ के गुड्स को यहाँ सेल आउट करने के लिए, अपने मार्केट्स को लोकेट करने के लिए. तो धीरे धीरे इसका ट्रेडिशन बढ़ा. So it becomes a major component of trade. So regularly discussed and distributed two views of international trade. So ये बहुत ही important है और इस पे दो views हमेशा
डिस्कस किए जाते हैं और एक थोड़ा सी कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट उसमें रहता है, वो है दैट इट रिकॉग्नाइजेस द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये बेनिफिट डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रेड को ये बेनिफिट करता है, बट देयर आर सर्टेन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और लेबरर्स और कल्चर could be harmed by foreign competition. But कई बार इस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के खेल में हो सकता है किसी और कोई और कंट्री इसको जो गुड्स हमारे यहाँ इन इंडिया मैनमेड बन रहे हैं, लेबरर्स की हेल्प से बन रहे हैं, वो वही फॉरेन में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाते हैं। वो लोग कैपिटल इंटेंसिव सपोर्ट कर रहे हैं, हम लेबर इंटेंसिव सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की जो प्राइजेस हैं वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, क्वालिटी भी कम होगी, बिकॉज बैंडविड्थ में थोड़ा सा चांसेस रहते हैं इसके। जबकि मशीन के केस में आप देखोगे तो वहाँ पे जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है और क्वालिटी भी वो सेम ही देता है हर चीज़ पे। सो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ दिस जो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, लेवल ऑफ द कंपटीशन इज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स तो है ही हमारे यहाँ अवेलेबल, उसके अलावा फॉरेन गुड्स और द इम्पोर्टेड आइटम्स आर आल्सो अवेलेबल इन इंडिया। तो कई बार दैट कॉजेस हार्म टू दी डोमेस्टिक गुड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, जिसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है, लेबर्स की फैमिली लाइफ, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर पड़ता है, which could adversely weaken the economy of our country. सो बेसिकली द प्रोसेस क्या है अब इस एक्सपोर्ट करने का, तो मेथड ऑफ एक्सपोर्ट इंक्लूड अ प्रोडक्ट और गुड इंफॉर्मेशन भी, मतलब कोई इंफॉर्मेशन या कोई प्रोडक्ट जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसको मेल्ड होना चाहिए, वो हैंड डिलीवर्ड है या आप कैसे भेज रहे हो, इट इज शिप्ड बाय एयर और वेसल, या फिर इंटरनेट की साइट पे अपलोडेड है नहीं है, it is downloaded from the internet site or not. So exports also include the distribution of information. तो export में आपको information भी properly distribute करनी है, that can be sent in the form of an email or email attachment, a fax, or can be shared during a telephonic conversation. जो रोल इसमें प्ले करते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेस में, वो जो हमारे एक्टर्स हैं वो कौन है, सबसे पहले एक्सपोर्टर है इंडिविजुअल, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या एक वो बिजनेस फर्म हो। फिर हमारे बैंक्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड की परमिशन से उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है, तो वो लोग इसका पार्ट है। एक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल वो भी प्ले करते हैं इसमें। देन कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रॉपर चेक करता है सब चीज़ों को। कस्टम्स ट्रांसपोर्ट एजेंट है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट डील करते हैं। सो देयर आर बेसिकली दीज 5 मेन एक्टर्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, व्हिच आर एक्सपोर्टर, banks, Ministry of Foreign Trade, Administration, customers, customs transport agent, etc. So why we export? आपको करना क्यों है एक्सपोर्ट? सबसे पहली बात, we also want to increase our sale, extend our market, increase global competition. अगर उनके गुड्स आके हमारे यहाँ ट्रेड हो सकते हैं तो डेफिनेटली we are also providing that quality कि हमारे गुड्स भी फॉरेन में जाकर एक्सपोर्ट हो सके। So we want to expand our market. रिस्पॉन्ड टू ओवरसीज बायर्स, हम हमेशा ओवरसीज बायर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वी वांट टू लेंथन प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कि उसकी लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं। वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसको परचेज कर रहे होंगे। सो वी वांट टू मिनिमाइज द कॉम्पिटिटिव रिस्क, जो रिस्क राइज हो रहा है बार बार उसको हम कम करना चाहते हैं। देन डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ सेल्स एंड सप्लाईज, डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ सेल्स एंड सप्लाईज मतलब आपको सेल्स और सप्लाईज कहाँ कहाँ हम बेच सकते हैं, कहाँ कहाँ हम सप्लाई कर सकते हैं, वो रेंज हमें बढ़ाना चाह रहे हैं, सो दैट कि हम हमेशा कॉम्पिटिटिव बने रहे, हम लॉन्ग लास्टिंग बने रहे, हम लॉन्ग लास्ट सर्वाइव कर पाए। ये सारी चीजें हमारे ध्यान में है। देन वी वांट टू अवॉइड चेंजिंग डोमेस्टिक कंडीशंस, हम अगर डोमेस्टिक कंडीशंस चेंज होती है डोमेस्टिक में उससे प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, मान लीजिए कि कोई चांसेस बन रहे हैं कि डिमांड कम हो जाए इन फ्यूचर, तो वी वांट टू अवॉइड दोज रिस्क बाय creating the demand of our product in the foreign market.
So we want to turn into the different markets so that the risk of being obsolete or decline sales will reduce. एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट है हमारी, जैसे सबसे पहली बात, इट इनहेंस डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस। ये डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाता है क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट भी क्वालिटेटिव करते हैं, अप टू द नॉर्म्स आप बनाते हैं, टू द बेंचमार्क आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो आपकी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है। इंक्रीज सेल और प्रॉफिट, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग इट टू द अदर कंट्रीज, यू आर एक्सपैंडिंग योर मार्केट्स, यू आर कैप्चरिंग मोर मार्केट्स, तो आपकी सेल बढ़ जाती है और आपका रिलेटिवली जैसे ही सेल बढ़ेगी वैसे ही आपका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। देन गेन ऑन ग्लोबल मार्केट शेयर, आपको ग्लोबल मार्केट शेयर पे क्या मिलता है, गेन मिलता है, मतलब आप इंक्रीज कर, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी कंपनी की रेपो भी बढ़ेगी, रेपो बढ़ेगी है आपको। जब ये इंफॉर्मेशन मार्केट में जाती है कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यू आर एक्सपोर्टिंग दिस मच क्वांटिटी इन दीज कंट्रीज एंड यू हैव exported this many numbers in the last year comparatively this many numbers in the current year, उससे मार्केट्स में आपकी गुड्स रैप हो जाती है, एक इंफॉर्मेशन रिलीज होती है मार्केट में विच लीड टू द मार्केट शेयर प्राइस ऑफ योर कंपनी शेयर्स, जिसकी वजह से आपकी गुडविल इंक्रीज होती है एंड अल्टीमेटली आपकी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सो इट एक्सप्लॉइट द कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, एक्सप्लॉइट कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ। ये आपको आपकी जितने भी आपके पास कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी है, जितने भी नो हाउ है, मतलब बाहर से जितना कुछ आप अडॉप्ट कर सकते हो वो भी आप अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लेवल तक बना पाते हैं। एक्सटेंड दिस इज पोटेंशियल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट्स अभी भी है, आप एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर पाए तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। यू गॉट द एक्सपीरियंस कि अब आप कैसे वही काम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए और बेनिफिशियल वे में कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, अपने सेल्स पोटेंशियल को बढ़ा पाएंगे फॉर योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू। इट स्टेबलाइजेस सीजनल मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है, अगर आपका लोकल मार्केट में कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हो गया है, आप उतना सेल आउट नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन मीट आउट योर सेल्स टारगेट और सेल्स क्वांटिटी बाय सेलिंग इट into international market, or rather I should say you can export it at that particular point of time। enhance potential for corporate expansion, आप कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के लिए आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है जब और लोग देखते हैं कि हाँ भाई कंपनी के अंदर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास बैकअप अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनकी अच्छी है, तो यू कुड गेट दी एक्स financial benefits or funding from the persons from in foreign nations also, and which could ultimately lead to your corporate expansion। सेल एग्जिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर आपके पास आपकी कैपेसिटी भी ज्यादा, जितना आप एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हो उससे भी ज्यादा आपके पास है प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आप उसको आप दे सकते हो, मतलब इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड तो आपके आपके जो फर्स्ट लॉन्ग अप है वो रिलीज हो पाएंगे यहाँ से। गेन इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन कॉम्पिटिशन, तो आपको पूरा लास्ट पॉइंट आपका गेन इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन कॉम्पिटिशन, मतलब आपको फॉरेन में जो कुछ कॉम्पिटिटिव चीजें चल रही है, जिस तरीके की क्वालिटी पे वो ध्यान दे रहे हैं, प्राइसिंग पे वो ध्यान दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे वो ध्यान दे रहे हैं, नेटवर्क्स पे ध्यान दे रहे हैं, वो उसको आप you always get a close insight to those। Why? Because you also want your product to be exported there in their markets। So आप हमेशा ये ट्राई करते रहेंगे, आप हमेशा ये ट्राई करते रहेंगे कि आपकी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसे ही हो, और आपको क्वालिटी और बाकी पैरामीटर्स पे भी अपने प्रोडक्ट को उसी लेवल पे लाना है, तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहली बात, डेवलप न्यू प्रमोशनल मटेरियल। आप क्या करेंगे, न्यू प्रमोशनल मटेरियल हमेशा डेवलप करते रहिए, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को
कैसे दूसरे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, वो उसमें आपको हेल्प कर पाए। देन सबऑर्डिनेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स टू लॉन्ग टर्म गेन्स। एक्सपोर्ट इस चीज के साथ हमेशा मतलब एक डिसएडवांटेज एक्सपोर्ट की रहती है, वो ये है कि आपको हमेशा एक्सपोर्ट जब भी हम करते हैं तो सबसे पहली बात हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की तरफ हम ध्यान देते हैं। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी कुछ कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, तो वो सारे जो आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है वो उसको हैम्पर करती है। और आप को हमेशा आपके मतलब कंपनी जो लुक आफ्टर करती है वो लॉन्ग टर्म गेन्स को करती है और भूल जाती है इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को। Then it is incur added administrative cost, administration cost आपका बढ़ जाएगा डेफिनेटली, वो मैं आपको बता ही रही थी अभी। allocate personal for travel, आपको जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करना है वहाँ टारगेटेड कस्टमर्स देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको पर्सुएट करने के लिए कि आप हमारे प्रोडक्ट को लीजिए, यू नीड पर्सनल। और जब आप पर्सनल को अपॉइंट करेंगे तो उसको ट्रैवलिंग, उसको रहने खाने से खर्चा, ये सब भी आपको बियर करना पड़ेगा। वेट लॉन्गर फॉर पेमेंट्स, अब ये एक्सपोर्ट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है जितने समय बाद भी जैसा भी आपका डिसाइड होता है, आपको ज्यादा लंबा वेट करना पड़ सकता है कि वो हो सकता है कि अभी आपसे ले ले उसके बाद कुछ समय बाद आपको रीपेमेंट पेमेंट आप डिलेड पेमेंट होता है एक्सपोर्ट के केसेस में। मॉडिफाई योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग, तो आपको हो सकता है कि एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉरेनर्स जिनको आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस पे लाने पड़ सकते हैं और उसकी पैकेजिंग में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। यू शुड अप्लाई फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग, हो सकता है ये सारी जो मैंने एडिशनल कॉस्ट आपको बताई उसके लिए आपको एडिशनल फाइनेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। सो इट ऑब्टेन स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, तो अब कई एक्सपोर्टिंग के लिए सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, आपको वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि आपको सारे एक्सपोर्ट लाइसेंसेस यू शुड हैव, और उसको अरेंज करने के लिए, उनको लेने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज आपको करनी है वो प्रॉपर्ली आपको करनी पड़ेगी। अब एक्सपोर्टिंग हमारी दो तरीके से होती है। वेज ऑफ एक्सपोर्टिंग आर टू, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है हमारा? द एक्सपोर्टिंग कंपनी में क्रिएट अ सेपरेट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है उसने अपने यहाँ ही एक एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट बनाया to enable its own staff to concentrate on developing new markets abroad। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करी, वो क्या थी कि आप अपने स्टाफ को उन्होंने डायरेक्ट किया, उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को, जो उन्होंने न्यू डिपार्टमेंट बनाया एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके स्टाफ को उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि कैसे आप न्यू मार्केट्स अब्रॉड डेवलप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके प्रोडक्ट की डिमांड कौन कौन से नेशन में हो सकती है। फिर वहाँ जो लोग आपको पोटेंशियल बायर्स लगते हैं उनको टारगेट करिए, उनसे एग्रीमेंट अरेंजमेंट करके उसे ट्यून अप करिए और पता करने की कोशिश करिए कि आपके प्रोडक्ट को वो लोग कितना परचेज कर सकते हैं, हाउ मच डिमांड यू कैन जनरेट फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। दूसरी बात है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट फर्म दैट एक्ट्स एज द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। एक अलग ही कंपनी को आपने टाइप कर लिया, उनसे उनसे उनको अपना प्रोडक्ट दे दिया और उनसे कहा कि आपका काम है कि बस आप हमारे प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में सेल आउट करवाइए। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजर, ठीक है, एक्सपोर्ट मैनेजर की तरह वो आपका काम कर रहे हैं, और एक मैन्युफैक्चरर के एक्सपोर्ट एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरर के क्या है? एक्सपोर्ट एजेंट है। जब हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग जब हम कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, हैं खुद के हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो आर लोकेटेड आउटसाइड द एक्सपोर्टर्स होम कंट्री। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो रिटेलर्स है जो हमारी होम कंट्री से आउटसाइड रह रहे हैं, वो डायरेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स आर गुड्स एंड, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज को।
सो डायरेक्ट सेलिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग थ्रू फॉरेन रिटेलर्स होती है, एंड यूजर्स होती है, और तीसरा है हमारा कि डायरेक्ट सेलिंग ओवर दी इंटरनेट इसमें होती है। तीन तरीके से होती है अभी डायरेक्ट सेलिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, डायरेक्ट सेलिंग थ्रू फॉरेन रिटेलर्स एंड यूजर्स। फॉरेन के लिए जो रिटेलर है वो हमारे ग्रुप को सेल आउट कर रहा है या यूजर्स सेल आउट कर रहे हैं, और तीसरा है डायरेक्ट सेलिंग ओवर इंटरनेट। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या हुआ था, हमने किसी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो सेलिंग गोस टू और थ्रू एन इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक इंटरमीडियरी, सेलिंग गोस टू और थ्रू एन इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक इंटरमीडियरी, ये हमारे कस्टमर्स को क्रिएट करते हैं इन दी फॉरेन मार्केट। अब हम बात करते हैं कि बैरियर्स क्या है इसमें एक्सपोर्टिंग में। तो ट्रेड बैरियर्स आर डिफाइंड है, सबसे पहली बात गवर्नमेंट लॉस, उसमें आप अबाइड है, उनको आपको फॉलो करना ही करना है, उनके जरा जो रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं, जो पॉलिसीज है वो आपको एज इट इज माननी है, जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो भी आपको फॉलो करनी है। सो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन और स्टिमुलेट एक्सपोर्ट्स, तो कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हमारे गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं, लाइक टैरिफ्स लगाए गए हैं, सब्सिडीज दी गई है, तो इस सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो टैरिफ्स आपके ऊपर लगाए गए हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सब्सिडीज अगर डोमेस्टिक सेल को प्रमोट करने के लिए दी जा रही है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए दी जा रही है, तो और आपको नहीं दी जा रही है, तो यू हैव टू गो विद इट। स्ट्रेटेजिक है में हमारे आते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लिमिट ट्रेड। इंटरनेशनल एग्रीमेंट अगर हमारा उस देश के साथ है, जितने का है उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, किस लेवल की इंफॉर्मेशन आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं। सो इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू एक्सपोर्ट। देन टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या है, टैक्स प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक गुड or set of goods exported from or imported to a country. Tax placed on a specific good or set of goods exported from or imported to a country. ठीक है, दोनों पे लगते हैं टैरिफ। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी लग सकता है, और इम्पोर्ट कर रहे हो तो भी लग सकता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बोथ। तो जितना भी एक्सपोर्ट टैरिफ है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। सब्सिडीज, सब्सिडाइज एन इंडस्ट्री और कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितनी छूट दी है, जितनी सब्सिडी दी है, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि व्हाट डज द कंपनी वांट टू गेन फ्रॉम एक्सपोर्टिंग, कंपनी चाहती क्या है एक्सपोर्ट करने से। पहला मोटिव आपका यहाँ इस क्वेश्चन को आंसर करके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। देन इज एक्सपोर्टिंग कंसिस्टेंट विद द कंपनीज गोल, या कंपनी के गोल के साथ साथ आती है ये एक्सपोर्टिंग। देन व्हाट डिमांड्स विल एक्सपोर्टिंग प्लेस ऑन द कंपनीज की रिसोर्सेज, क्या डिमांड आपको एक्सपोर्टिंग प्ले कर रही है आई कंपनी के की रिसोर्सेज के ऊपर, लाइक उसके पास मैनेजमेंट करने के लिए पॉसिबल है या नहीं है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसके पास फाइनेंशियल अवेलेबल है नहीं है। इस सबको हम कंपेयर कर लेते हैं विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स वर्थ द कॉस्ट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम यहाँ कर लेंगे। और वुड कंपनी रिसोर्सेज बी बेटर यूज फॉर डेवलपिंग न्यू डोमेस्टिक बिजनेस, या वो एक्सपोर्ट करने में अपना पैसा लगाए या फिर कोई नया बिजनेस डेवलप कर ले, होम कंट्री में डोमेस्टिक बिजनेस भी डेवलप कर ले। ये एक फॉल स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बेसिस पे ही लिया जा सकता है। ये हमारी कुछ कंपनीज की कंट्रीज की एक्सपोर्ट फिगर्स है जो कि डॉलर्स में है। सबसे पहले जो टॉप रैंक है, जो सबसे चार्ट को टॉप कर रही है वो है चाइना, followed by United States, then it is Germany, Japan, France, Czech Republic and Colombia। इनका जो एक्सपोर्ट फिगर्स है वो आपको यहाँ दी गई।
अब हम बात कर लेते हैं इसकी टैक्स प्लानिंग के बारे में। सो व्हेन प्लानिंग फॉर टैक्सेस इन इंडिया, businesses need to consider different tax implementation। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी टैक्स प्लानिंग की इंडिया में, तो हमें बहुत ज्यादा टैक्स इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखना है फॉर एक्सपोर्ट सेल्स कंपेयर टू डोमेस्टिक सेल्स। जब आप एक्सपोर्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स से, तो अब मैं कुछ ओवरव्यू दूंगी आपको कि ये कैसे हो रहा है। तो एक्सपोर्ट सेल्स क्या है हमारा, सबसे पहली बात, जब हम एक्सपोर्ट सेल्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग इट, तो उसके ऊपर दो टाइप के टैक्स लेवी हो रहे हैं। जीएसटी, पहले हम बात कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो पहली बात तो जीरो रेटेड सप्लाई। Exports of goods and services are classified as zero rated under GST। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, मीनिंग दे आर टैक्सेबल एट 0% means no tax। This allows exporters to claim a refund on the input tax credit। इससे वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, paid on imports and input services used for making export supplies। तो ये इनपुट क्रेडिट जो उन्होंने लिया है बोथ इनपुट पे और इनपुट सर्विसेज पे, वो उससे उनको एक्सपोर्ट सप्लाईज के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। Export without payment of IGST। Exporters can export goods or services without payment of integrated GST। IGST के पेमेंट के बिना भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अंडर अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलयूटी और बॉन्ड। उनको एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST वो दे कैन एक्सपोर्ट देयर goods and claim a refund of the unutilized ITC। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। Export with payment of IGST। Exporters can choose to pay IGST on exports and claim a refund of the IGST paid। अगर एक्सपोर्टर्स की चॉइस है ये, अगर वो आईजीएसटी को पे करना चाहते हैं तो वो पे कर सकते हैं, और अगर कुछ एक्सेस बच रहा है तो वो उसको क्लेम, उसका रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे इनकम टैक्स लगता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पे इनकम टैक्स लगता है, लाइक वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर अवेलेबल। वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर अवेलेबल सच एज merchandise exports from India schemes MEIS and the service export from India scheme SEIS। तो वेरियस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का एडवांटेज आप ले सकते हैं। दे इनकम फ्रॉम दिस स्कीम्स इज जनरली टैक्सेबल। जो इस स्कीम से आपको रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं वो जनरली टैक्सेबल होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं, हमारे सेल्स यूनिट्स बनी हुई है, यूनिट एस्टैब्लिशन सेल्स may benefit from income tax exemptions, income tax exemptions or deductions under section 10AA of the Income Tax Act। इनके अंदर जब यूनिट एस्टैब्लिश है और आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिल जाती हैं अंडर द सेक्शन 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके अलावा आपको इस पे कस्टम ड्यूटी पे करनी है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। Exporters can claim a refund of customs duty paid on imported inputs used in the manufacture of export goods under the duty drawbacks। ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपने इम्पोर्टेड इनपुट्स के ऊपर, आपने इनपुट्स जो आपने फिनिश प्रोडक्ट लाया उसके लिए आपने इनपुट जो रॉ मटेरियल था वो इम्पोर्ट किया है और उससे आपने एक्सपोर्ट गुड्स बनाए हैं, तो आप उसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर आप उसको रिफंड करवा सकते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। अगर आप गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बनाने के लिए आपने गुड्स को इम्पोर्ट किया है, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया है और उसके ऊपर आपने ड्यूटी पे करी है, तो आप उसके लिए भी आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं।
अब बारी आती है हमारी डोमेस्टिक सेल्स की। डोमेस्टिक सेल्स जो आप खुद ही अपने यहाँ कर रहे हो उसके ऊपर आपको देना पड़ता है गुड्स और सर्विस टैक्स, ये टैक्सेबल सप्लाई है। डोमेस्टिक सेल्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी with rates varying depending on the type of goods or services supply। क्योंकि आपको पता ही है कि जीएसटी में डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का गुड्स और सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। जो उसी ब्रैकेट में वो फॉलो करेगा उतनी रेट से आपको जीएसटी आपको चार्ज किया जाएगा। सो बिजनेसेस मस्ट चार्ज जीएसटी ऑन डोमेस्टिक सेल and claim ITC on GST paid on imports and import services। तो अगर आपने इनपुट कुछ लिए हुए इनपुट जीएसटी का आप क्लेम ले सकते हैं तो वो आप ले सकते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का है इस पे आपको दैट यू हैव टू रेगुलरली फाइल ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, GSTR1, GSTR3B and annual returns is required along with the maintenance of proper records and invoices। इनकम टैक्स क्या है आपका? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स इज सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस। ये हमारी नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। प्रॉफिट्स फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स आर एडेड टू द टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेसेस एंड टैक्स एट द एप्लीकेबल रेट्स। इसको आप नॉर्मल टैक्सेबल इनकम में कंपनी ऐड करेंगे और उसके ऊपर जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। Deductions and incentives क्या है? Businesses can claim various deductions under the Income Tax Act, such as deductions for business expenses, depreciation on assets, and specific incentives for manufacturing and small businesses। ये सारे deductions जो है आपकी वो आप easily ले सकते हैं। अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। लाइक ऑल्दो जीएसटी हैज सब्सुमेड मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी इज स्टिल एप्लीकेबल ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम एंड टोबैको। इन्हीं दोनों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी रहती है क्योंकि बाकी तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे जीएसटी ने सब्स्यूम कर लिए। Businesses involved in such products must comply with excise duty regulations। तो अगर प्रोडक्ट आपका पेट्रोलियम और टोबैको वाली कैटेगरी में फॉलो कर रहा है तो आपको एक्साइज ड्यूटी के रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, आई गिव यू अ कंपैरेटिव समरी, तो जीएसटी एक्सपोर्ट्स के केस में क्या है, 0 रेटेड है और इस पे एलिजिबल आईटीसी रिफंड भी मिल जाते हैं। ऑप्शन टू एक्सपोर्ट विदाउट और विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप आईजीएसटी पे करते हैं या नहीं करते तो भी। जबकि डोमेस्टिक सेल्स के केस में क्या है, इट इज टैक्सेबल एट एप्लीकेबल जीएसटी रेट। ये जीएसटी रेट जो भी एप्लीकेबल है उसके ऊपर ये लगेगा आपका। आईटीसी इज अवेलेबल ऑन इनपुट, आईटीसी आपके इनपुट्स पे अवेलेबल है। इनकम टैक्स के केस में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारे सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस है, दैट इज पोटेंशियल एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स फॉर सेल्स यूनिट्स। आपको क्या करना है, नॉर्मल रेट पे इनकम टैक्स प्रोवाइड करना है, सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स है। अगर सेल्स में आते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। जबकि डोमेस्टिक सेल्स के केस में क्या है, सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस है बट इट इज एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड बिजनेस deductions and incentives। Okay, subject to normal income tax provisions, eligible for standard business deductions and incentives। कस्टम ड्यूटी हमारा है, कस्टम ड्यूटी है हमारी कि एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स के केस में एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक है। अगर इनपुट्स आपने इंपोर्ट करे हुए हैं, इनपुट आपने इंपोर्ट करे हैं एक्सपोर्ट के एक्सपोर्टेड गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आपको जो भी ड्यूटी दे रहे हैं उसका ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट आप ले सकते हैं और एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट्स भी आप सिमिलर तरीके से ले सकते हैं। लेकिन आपको डोमेस्टिक सेल्स के केसेस में कोई भी ये एप्लीकेबल नहीं है। कंप्लायंस क्या है, एक्सपोर्ट्स इट रिक्वायर्स अडहेरेंस टू एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड जीएसटी रिफंड प्रोसेसेस। आपको आपको अडहेयर करना है कि जो भी आपका एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर हो और जीएसटी के रिफंड की आपने पूरी प्रॉपर प्रोसेस
करी हो, इसकी कंप्लायंस को आपको इंश्योर करना है। डोमेस्टिक सेल्स क्या है हमारे? इट रिक्वायर्स रेगुलर जीएसटी फाइलिंग्स एंड अडेरेंस टू डोमेस्टिक टैक्स रेगुलेशंस। आपको रिक्वायर करना है कि इंश्योर करना है कि आपने रेगुलरली जीएसटी फाइल करी हुई हो और आपको जितने भी टैक्स है अडेरेंस करनी है किसकी? सारे टैक्स रेगुलेशंस की। In short, तो आपको conclusion है that is tax planning for export and domestic sales in India requires understanding the different tax treatments and incentives available. Businesses should carefully evaluate their operations, maintain proper documentation, and consult with tax professionals to optimize their tax liability and ensure compliance with all relevant tax laws and regulations. थैंक यू। अगर आपने ये सब ध्यान में रखा तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपको मैक्सिमम टैक्स एडवांटेज मिल पाए बोथ इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दिस इज माय contact. If you want to contact me, feel free to contact me. I will